रामायण में श्री राम एक हाथ से ऊपर उठाया ही था और इतनी फोर्स की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो धनुष था वो बीच से ब्रेक कर गया, टूट गया। महाभारत में भीमसेन जो फोर्स है उसे ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वो बिल्कुल भी नहीं है। रामायण में अंगद, कोई भी इंसान अंगद के उस पैर को अपरूट नहीं कर पाया, वहां से हिला नहीं पाया। पोकेमोन में पिकाचू, जो मूवमेंट है पिकाचू की स्ट्राइक करने के बाद में वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पिकाचू यहां से ऊपर उड़ जाएगा। रजनीकांत अब क्योंकि हीरो है तो इतनी फोर्स इसमें खुद में है कि अकेले ने 3 लोगों को उड़ा दिया। टग ऑफ वॉर, इनकी फोर्स इस डायरेक्शन में, उनकी फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है वो अपनी ही जगह में स्टेबल है और वो मूव नहीं कर पा रही है। विराट कोहली द फील्डर, जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की, इसके हाथ की, वो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। विराट कोहली द बैट्समैन, फोर्स यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, तो दैट मींस कि जो एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फोर्स लगाई मैंने ऊपर को, लेकिन जो मूवमेंट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो होगी नीचे को। तो इन सब के माध्यम से हम करेंगे प्रयास कि जो साइंस का इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वर्क, वो ना सिर्फ आपको सिखा दूं बल्कि आपकी आत्मा में उतार दूं, ताकि चलते फिरते हर जगह आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क वर्क और वर्क के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में ही सोचे। अब किसी का हुआ एक्सीडेंट तो आपको दिख जाए कि ये नेगेटिव वर्क है। कोई बॉलर बैट्समैन को करे बोल्ड और उसकी जो विकेट है वो रोल करती हुई जाए तो आपको दिख जाए कि वो पॉजिटिव वर्क है। महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण युद्ध के बीचों बीच अपने रथ के पहिए के धंसने पर उसे उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो आपको दिख जाए कि जो वर्क है वो भी 0 है। तो कहने का अर्थ मात्र इतना सा है कि अगर आपको जस्ट चाहिए तथ्य, फैक्ट या कहानियां, तो जाके 30-40 सेकंड के YouTube के शॉर्ट्स देख लो। लेकिन अगर आपको चाहिए ज्ञान, इल्म, नॉलेज, तो साहब आपको करना होगा टाइम इन्वेस्ट। यस, इन्वेस्ट। तो ज्ञान इतना सस्ता नहीं कि आपको 1-8 मिनट में मिल जाए। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप बाकी काम छोड़ के इस वीडियो को देखने आए हो तो हाँ जी, आप ही के लिए है ये वीडियो। ना सिर्फ वीडियो बल्कि पूरा का पूरा चैनल। तो करते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को। पिछली 2 वीडियो में लेवल -1 और लेवल O में बात की कि वर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स क्या है, स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, तो उन सब के बारे में बात की। इस वीडियो का मोटिव जस्ट ये है कि हम नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और 0 वर्क के बारे में समझें और जाने कि इसका इफेक्ट कैसे है, ताकि हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये जान पाए कि वर्क एक्चुअल में है क्या और कौन सा वर्क किस डोमेन में किस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो वर्क है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम ये भी जानते हैं कि वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वर्क किसी डायरेक्शन में एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वर्क की कोई अपनी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करेंगे, और जो बीच में ये डॉट है, इस डॉट का सिंपल सा मीनिंग है कि हम इसे कोस थीटा लिखेंगे। अब कोस थीटा की बात हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, पर फिर से जस्ट फॉर रिकॉलिंग द वैल्यू, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें किसी डायरेक्शन में, तो अगर मान लो कोई इंसान है वो जस्ट एक टॉय कार को मूव कर रहा है, जो उसकी फोर्स की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में जो टॉय कार है वो मूव करेगी, बिल्कुल फ्लैट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड दैट इज एस वेक्टर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है उस एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया। अब थीटा का ही यूज क्यों किया हमने, हम चाहें तो कोस ए, कोस बी, कोस सी क्यों ना बोल लें। तो बेसिकली जब मॉडर्न फिजिक्स बन रही थी तो वो मेनली यूरोपियन एरिया में बन रही थी, तो वहां पर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का काफी इन्फ्लुएंस है। तो अब ए से जेड तक ओनली 26 लेटर्स ही है। अब क्योंकि 26 लेटर को हम कहां यूज करें,
फोर्स हमने यूज़ की F, डिस्प्लेसमेंट के लिए S, वर्क के लिए W। तो ऐसे करते करते हम कितने ही सिंबल यूज़ कर पाएंगे। तो अब क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ब्रिटिशर या मेनली यूरोपियन लोगों ने बनाई है, तो उसके लिए उन्होंने ग्रीक सिंबल्स या लैटिन सिंबल्स का यूज़ किया। तो थीटा, फाई, साई, म्यू, जीटा, ये सब हम यूज़ करेंगे। अब अगर मान लो वो हिंदी में बनाते तो हम क ख ग का प्रयोग करते। अब क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, तो बेसिकली जो मेन मोटिव है मेरे बोलने का वो जस्ट ये है कि थीटा इज जस्ट अ सिंबल। बस लिखने के लिए जैसे ABC है, क ख ग है, वैसे ही थीटा जस्ट सिंबल है और इसका कोई और यूज नहीं है। अब क्योंकि थीटा के साथ में कोस भी है, तो कोस का मीनिंग है द परपेंडिकुलर। अगर एक ट्राइंगल बनाऊं मैं और नीचे कोई एंगल जिसका नाम थीटा रखते हैं, तो परपेंडिकुलर है ये चीज, बेस है जो उसका आधार है। सो कोस थीटा का बेसिकली मीनिंग है P/B, द परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां तक तो समझ हमें आ गया कि वर्क है FS इंटू कोस थीटा। पर जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, वो ये है कि अगर फोर्स की अपनी डायरेक्शन है, अगर डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायरेक्शन है, तो वर्क की अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं है। अगर हम अलग वीडियो करेंगे इसके बारे में कि फोर्स क्या है, उसकी डायरेक्शन क्यों है, कितनी है, कैसे है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं कि है, तो वर्क की भी होनी चाहिए। तो जस्ट समझने के लिए भी फोर्स की तो अपनी डायरेक्शन होगी ही। जैसे मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करूं, उसकी अपनी कोई डायरेक्शन भी है। अगर मैं एक पंच करूं स्ट्रेट इन द कैमरा, तो उस पंच की अपनी इंटेंसिटी है, अपनी वैल्यू है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रही है उसकी भी अपनी डायरेक्शन है। अगर मैं सेम पंच अपर कट की फॉर्म में मारूं, तो हालांकि मेरी इंटेंसिटी मान लो सेम है, लेकिन फिर भी जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो इसको मैं हिट करूं, चाहे बैकवर्ड, चाहे अपर कट, चाहे स्लाइड। अब हालांकि वैल्यू उसकी सेम है, जिस इंटेंसिटी में से मैंने फोर्स लगाई वो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंजेबल है, वो लगातार चेंज कर रही है। तो फोर्स की तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल ही है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट है, मुझे यहाँ से वहाँ मूव करना है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट करनी है तो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना पड़ेगा। मुझे पॉइंट A से पॉइंट B में बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में, एक रेगुलर वे में ही मूव करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे A से B जाना है, तो उसकी कोई एक ही डायरेक्शन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट कोई एक ही डायरेक्शन मुझे मिलेगी। तो हम ये जान पाए हैं कि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन है, लेकिन वर्क की डायरेक्शन क्यों नहीं है, इसे समझते हैं इस एग्जांपल से। अगर हम एक एग्जांपल करें, और अगर ये एरिया है जहां से हम एक जैवलिन थ्रो करने वाले हैं, मान लेते हैं कि ये एक जैवलिन थ्रो का एरिया है, एक ग्राउंड है जहां से हम जैवलिन थ्रो करने वाले हैं। तो अगर ये इंसान, ये एथलीट अगर इस फोर्स को लगाएगा और यहां जाके जो जैवलिन है वो स्ट्राइक किया, तो इस जैवलिन थ्रोअर की अपनी एक फोर्स है, जिस फोर्स को किसी डायरेक्शन में लगा रहा है। अब इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, हमें वो भी मिल जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायरेक्शन है। स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो हमें डायरेक्शन मिलने वाली है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब फोर्स की अपनी डायरेक्शन है इस फॉर्म में, अब डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायरेक्शन है, लेकिन क्या जो वर्क हुआ है इसमें, क्या उसकी अपनी डायरेक्शन है? नहीं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होने के बाद भी वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। अब क्यों? क्योंकि मे बी जो जैवलिन थ्रोअर है उसने जैवलिन थ्रो किया यहां से यहां पर। अब मे बी उसने अपनी इंटेंसिटी बढ़ाई फोर्स की, और उसने काफी फ्लाइट दी से और काफी ऊंचा गया। अब क्योंकि जो फोर्स है वो उसको ऊंचाई देने के लिए, हाइट देने के लिए यूज हो गई, तो वो काफी जल्दी डिप करेगा और काफी कम ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर उसने सेम फोर्स भी लगाई तब भी हमें डिफरेंट रिजल्ट मिले। सेम इंटेंसिटी से, सेम फोर्स से उसने जो जैवलिन है उसे थ्रो किया, लेकिन हमें हर एक वैल्यू में
हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट ही वैल्यू मिली टोटल वर्क की। अब क्योंकि वर्क की डिफरेंट वैल्यू है यहां पर, तो उसके लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि वर्क वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी अपनी डायरेक्शन है और इसकी भी अपनी डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वर्क की डायरेक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई एक छोटा बच्चा है। अब उसकी इनकम का सोर्स क्या है? अगर कोई खर्चा करना है उसे, तो उसकी अपनी इनकम का सोर्स क्या है? या तो वो अपने पेरेंट्स से मांगेगा पैसे एज ए पॉकेट मनी। अब हालांकि उस बच्चे के पास कुछ पॉकेट मनी है जिसे वो बोलेगा कि ये मेरे पैसे हैं, लेकिन वो पूरी पॉकेट मनी डिपेंड करती है उसके फादर और मदर के ऊपर कि वो चाहें, जो पेरेंट्स हैं वो चाहें तो उसे कम पेमेंट करें, कम पॉकेट मनी दें, या इंक्रीज कर दें, या दे भी ना। तो ऐसा हम मानेंगे कि उस बच्चे के पास अपने पैसे हैं, पर क्या वो पैसे उसके टोटली अपने ऊपर डिपेंड करके ही उसने कमाए हैं? नहीं। तो वो जो पैसे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसी और के ऊपर, किसी और की इनकम के ऊपर, किसी और की पॉकेट मनी के ऊपर, जो पॉकेट मनी उसे मिलने वाली है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायरेक्शन होने के बाद भी हमें वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली। हमने चेक कर लिया एग्जांपल कि थ्रो करने के बाद भी सेम इंटेंसिटी से थ्रो किया, लेकिन फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट मिली। तो क्योंकि एस की वैल्यू चेंज कर रही है तो वर्क की वैल्यू भी चेंज करेगी, क्योंकि फोर्स तो हमने एक स्टेबल एक ही फोर्स लगाई है उसमें। तो सिंपल सी बात हम समझ पाए इससे कि वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम करते हैं कि नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है। लेकिन एक और एग्जांपल चेक करते हैं पहले कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो एक और करते हैं एग्जांपल। तो अगर मान लो कोई दो लोग एक कार को पुश कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। अब क्योंकि इस इंसान की फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस इंसान की फोर्स है इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये जो दो फोर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक की फोर्स लेफ्ट में, एक की फोर्स राइट में, तो क्या आपके हिसाब से इसमें कोई वर्क हो रहा है? तो इस केस में जो वर्क है वो है 0 जूल्स। अब हालांकि इस इंसान के हिसाब से इसकी फोर्स है, इसने अपनी फोर्स लगाई है किसी एक डायरेक्शन में, और उस इंसान के हिसाब से भी उसने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी फोर्स अप्लाई की है। पर क्योंकि इस केस में वर्क 0 है तो हम देख पा रहे हैं कि वर्क की कोई डायरेक्शन है ही नहीं। एक और करते हैं एग्जांपल। अगर मान लो एक गेम है टग ऑफ वॉर की। अगर बॉयज टीम जीतती है दैट मीन्स की जो फोर्स है लास्ट में वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा लगी और वर्क हुआ इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि बॉयज के लिए इस केस में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, जो फोर्स है साथ में जो वर्क है वो भी पॉजिटिव है। अगर मान लो केस सेकंड लेते हैं कि अगर ये टीम बाई चांस जीत जाती है, जो गर्ल्स टीम है वो पुल करती है इस बॉयज टीम को और टग ऑफ वॉर में वो जीत जाएगी, तो उस केस में जो काम किया, जो वर्क होगा इन बॉयज टीम के लिए वो होगा नेगेटिव। और बाई चांस अगर दोनों टीमें इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही हैं और जो टग ऑफ वॉर है वो एक ड्रॉ मैच में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो इन दैट केस द वर्क विल बी 0। एक और करते हैं एग्जांपल। तो अगर कोई इंसान एक जगह पर किसी बॉक्स को या किसी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर पकड़ के खड़ा है अपवर्ड डायरेक्शन में और साथ में वो मूव कर रहा है किसी फ्लैट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कितना वो काम करेगा? तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है उस इंसान ने वो है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अब क्योंकि जो डायरेक्शन है उसकी मूवमेंट की, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो इंसान वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स लगा रहा है ऊपर को। अब क्योंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, तो जो एंगल इनके बीच में बनने वाला है दैट विल बी 90। अब क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क वॉज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा होगा 90 डिग्रीज। तो इस केस में हम चेक कर पाएंगे कि जो फोर्स है वो है ऊपर की तरफ और मूवमेंट फ्लैट है,
तो हालांकि फोर्स की अपनी वैल्यू होने के बाद भी और डिस्प्लेसमेंट की भी अपनी वैल्यू होने के बाद भी जो लास्ट में इसे वर्क मिला, सो दैट वर्क इज 0 जूल्स। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो चाहे हम वर्क की बात करें नेगेटिव की, पॉजिटिव की या जीरो की, तो उसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर वर्क हुआ फोर्स के डायरेक्शन में तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव। अगर वर्क हुआ फोर्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट तो होगा नेगेटिव। और वर्क होगा जीरो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, अगर कोई मूवमेंट है ही नहीं, जस्ट एक स्टिल एक जगह पर हम हैं, तो वर्क होगा जीरो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे द नेगेटिव वर्क। तो पहले हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। अब अगर हम एग्जांपल लें, फर्स्ट एग्जांपल, कि अगर कोई बॉलर बॉल कर रहा है और बॉल है यहां पर और जो प्लेयर है वो जस्ट फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, स्ट्रेट ड्राइव प्ले करने का ट्राई कर रहा है, तो अगर बॉल डिप करके बैट को हिट करेगी, अब हमारे हिसाब से, जो बैट्समैन के हिसाब से, जो बॉल है वो ट्राई कर रहा है उसको स्ट्रेट खेलने की। तो अब क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, बिल्कुल इस तरफ, लेकिन अगर बाई चांस जो बॉल है वो एज लेकर विकेट के पीछे चले जाए, तो दैट मीन्स कि फोर्स लगी आगे को, लेकिन जो फोर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ बॉल के ऊपर वो बॉल गई पीछे को। तो दैट मीन्स कि इस केस में जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, लेकिन जो बॉल की मूवमेंट है वो है उसके अगेंस्ट, उसके दूसरी तरफ। तो ये एग्जांपल है एक नेगेटिव वर्क डन का। एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, वो काफी स्पीड से मूव कर रहा है और बाई चांस इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, तो फिर अगर मान लो कोई बाहुबली टाइप, एक सुपरमैन टाइप कोई इंसान आया और इस गाड़ी को उसने काफी फोर्स लगा के रोक दिया। अब हमारे हिसाब से इस इंसान ने, इस सुपरमैन टाइप कैरेक्टर ने काफी काम किया, काफी वर्क किया, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है ये, वो है फोर्स इस डायरेक्शन में, तो गाड़ी के अगेंस्ट, लेकिन जो गाड़ी मूव करेगी वो करेगी आगे को। दैट मीन्स जब तक वो गाड़ी रुकती नहीं है, जब तक वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस मोमेंट तक गाड़ी आगे को मूव करेगी और इंसान पीछे जाएगा। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मूवमेंट है उस गाड़ी की, वो है इस तरफ, तो हम चेक कर पा रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो क्योंकि इस केस में ऐसी कंडीशन बन चुकी है, तो इट विल बी द नेगेटिव वर्क। मतलब जो काम, जो वर्क इस सुपरमैन ने किया वो है नेगेटिव। एक और करते हैं एग्जांपल। तो इस केस में जो बॉल है इसे हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जस्ट उसे ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो इस केस में जो काम हमने किया वो तो पॉजिटिव है, जो काम, जो बॉल थ्रो की ऊपर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर को और जो मूवमेंट है उस बॉल की वो भी है ऊपर को। दैट मीन्स कि फोर्स की डायरेक्शन भी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि जो ये बच्चा, जो ये लड़की काम कर रही है थ्रो करने का बॉल को ऊपर, तो वो है पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटी की, हम जानते हैं कि ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अर्थ के आसपास, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अप्रोच करेगी, खींचेगी। अब क्योंकि अर्थ खींच रही है इसको नीचे के डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, लेकिन जो मूवमेंट है वो है अपवर्ड। अब हम अगेन चेक कर पा रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स ग्रेविटेशन वाली, वो है नीचे को, लेकिन जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो है अपवर्ड। तो क्योंकि इस केस में भी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बिल्कुल उल्टी है, तो इस केस में भी जो वर्क है दैट विल बी द नेगेटिव वर्क। तो हम ये जानते हैं कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है दैट इज ऑपोजिंग फोर्स। तो क्योंकि जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो इस डायरेक्शन में है,
जो ये इंसान है, जो ये लड़का है, वो इसे इस डायरेक्शन में फ्लैट राइट की तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो एक ऑपोजिंग फोर्स है और उसे बैकवर्ड ड्रैग कर रही है, उसको रोक रही है वहां से। दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है। अब क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि जो वर्क है दैट इज द नेगेटिव वर्क। अगर बॉल कैच करके हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं सामने की तरफ, अगर विराट कोहली चाहे तो इस बॉल को कैच करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो है इस तरफ में, लेकिन जब बॉल इसे हिट करेगी तो जो इसका हाथ है वो थोड़ा पीछे को आएगा। दैट मीन्स कि थोड़ा पीछे को यहां वो कैच कर पाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो इस तरफ को है और जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की, इसके हाथ की, वो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन इस केस में क्या है, जो फोर्स है वो सामने को है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बैकवर्ड उल्टी डायरेक्शन में है। तो अगेन इस केस में जो वर्क हमें मिलने वाला है, सो दैट विल बी द नेगेटिव वर्क ओनली। इसी बात को हम एक और प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास और अगर मैं इसे कैच करना चाहूं, तो अगर डायरेक्शन ये है, अब मैं चाह रहा हूं कि फोर्स में एक सामने की तरफ लगाऊं ताकि मैं इसे आराम से कैच कर पाऊं, लेकिन जैसे मूवमेंट हम चेक कर पा रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आगे को है, लेकिन जो मूवमेंट है मेरे हाथ की दैट इज बैकवर्ड। अब क्योंकि अगेन सेम फोर्स पे जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे को मूव कर रहा है, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो इसलिए जब भी हम कोई चीज़ कैच करें तो उस केस में भी अगर हम हाथ की बात करें तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्क होगा, सो दैट विल बी द नेगेटिव वर्क ओनली। तो हालांकि साउथ इंडिया मूवी में कोई फिजिक्स का लॉ चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एज्यूम करें कि जो इंसान थे जो पहले यहाँ पर थे, अगर इसने फोर्स लगाई किसी हीरो के ऊपर, तो उस फोर्स की वजह से जो हीरो है उसे बैकवर्ड मूव करना चाहिए। अब क्योंकि रजनीकांत है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो जितने भी लोग थे जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे रजनीकांत के ऊपर, तो अब क्योंकि इनके डायरेक्शन है, ये चाह रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं कि जो रजनीकांत है वो बैकवर्ड पीछे को मूव करें, लेकिन अब क्योंकि हीरो है तो इतनी फोर्स इसमें खुद में है कि अकेले ने 3 लोगों को उड़ा दिया। तो जो मूवमेंट है इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलग है, जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो अलग है, बल्कि इसके अगेंस्ट है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में भी हम अगेन कहेंगे कि द वर्क दैट इज बीइंग डन इज द नेगेटिव वर्क। गन या राइफल होल्ड करूं तो मैं चाह रहा हूं कि जो बुलेट है वो फायर करे आगे को, मेरी फोर्स की डायरेक्शन है सामने की तरफ, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हम बुलेट या राइफल फायर करते हैं तो जो मूवमेंट है उस राइफल या उस गन की दैट इज बैकवर्ड। अब क्योंकि जो गन है वो होगी रिकॉइल। अब इस डायरेक्शन में क्या है कि जो फोर्स है वो ये इंसान लगा रहा है सामने की तरफ, सामने की डायरेक्शन में, लेकिन जो गन है ये गन कर रही है रिकॉइल बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में, इसलिए इसे दोनों हाथ से होल्ड करना पड़ रहा है ताकि जो फोर्स है, जो बैकवर्ड फोर्स है, उसे वो हैंडल कर पाए, ताकि उसका हाथ या कलाई मुड़ ना जाए, पीछे को ना जाए। तो अगेन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है बिल्कुल सामने की तरफ, लेकिन जो मूवमेंट है इस गन की वो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें गन के केस में तो वो है द नेगेटिव वर्क। अब इस केस में हम बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं कि बुलेट तो सामने को ही गई है, उसमें तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन गन के केस में जो फोर्स सामने को और डिस्प्लेसमेंट पीछे को, तो दैट मीन्स कि वो केस क्या है, वो है नेगेटिव वर्क का केस। एग्जाम्पल ले पोकेमोन का, तो अगर ये स्नोरलेक्स है और स्नोरलेक्स के ऊपर पिकाचू अटैक कर रहा है
और क्योंकि स्नोरलैक्स काफ़ी बल्कि है, काफ़ी हैवी है, तो अगर पिकाचू इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में इसे दबाने के लिए फोर्स लगा रहा है, अब क्योंकि इसके स्टमक की वजह से जो पिकाचू है वो बाउंस बैक करेगा और वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब स्नोरलैक्स यहाँ पर है, पिकाचू ने अटैक किया ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन बाउंस बैक होने की वजह से जो पिकाचू है वो चला गया ऊपर को। अब क्योंकि इस केस में जो फोर्स है पिकाचू की वो है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो मूवमेंट है पिकाचू की स्ट्राइक करने के बाद में वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पिकाचू यहां से ऊपर उड़ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर को है, जो फोर्स है वो नीचे को है। तो अगेंस्ट फोर्स होने की वजह से, अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो वर्क है वो होगा द नेगेटिव वर्क। एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं। अगर नीचे ये एक ट्रैम्पोलिन है और अगर कोई बच्चा, कोई इंसान इसके ऊपर नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लगाना चाहे, तो क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल है उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो अगेन सेम केस कि अगर फोर्स नीचे को है, द डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर को है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो जो काम किया, जो वर्क किया इस बच्चे ने नीचे की तरफ फोर्स लगाने का, दैट इज नेगेटिव। तो अगेन इस केस में द वर्क इज टोटली नेगेटिव। तो अगर एक जिम बॉल है और ये इंसान इस जिम बॉल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन इस जिम बॉल की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से जो मूवमेंट होगी इस इंसान की आफ्टर बाउंसिंग बैक, दैट विल बी अपवर्ड। तो वो टोटली अगेंस्ट होगी जिस डायरेक्शन में इसने फोर्स अप्लाई की है। तो अगेंस्ट, क्योंकि फोर्स है वो है नीचे की तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ऊपर की तरफ, जो मूवमेंट है वो ऊपर है, जो फोर्स है वो नीचे है। तो अगेन जो डायरेक्शन क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इट विल बी ऑलवेज द नेगेटिव वर्क। हमने अभी तक बात की नेगेटिव वर्क की और एग्जाम्पल किए कुछ कि नेगेटिव वर्क का इम्पैक्ट, जैसा हमने फोर्स लगाई उसके ऊपर क्या पड़ रहा है और नेगेटिव वर्क क्या चीज़ है एक्चुअल में। अब देखिए, बात बस इतनी सी है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जोर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल किए सुपरमैन से लेकर अर्जुन तक, अर्जुन से रजनीकांत, रजनीकांत से पिकाचू, हमने हर एक एग्जाम्पल किया। अब बात है जीरो वर्क की। अब जीरो वर्क के केस में देखो, जो पॉइंट ए था और जो पॉइंट हमारा है बी, अब अगर हमने फोर्स लगाई और किसी फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट यहां से वहां गया तो वो होगा पॉजिटिव वर्क। अगर डायरेक्शन आपकी टोटली डिफरेंट थी, इसके उल्टी थी, इसके ऑपोजिट थी, तो उसमें था द नेगेटिव वर्क, यहां था पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर कोई चीज अपनी जगह में स्थिर है, स्टेबल है, स्टैग्नेंट है, तो उससे हम कहेंगे कि उस केस में जीरो वर्क है। बेसिकली जीरो वर्क के दो कंडीशन हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं कि अगर कोई फोर्स अप्लाई की तो फोर्स की अपनी कोई वैल्यू है, फोर्स की अपनी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है जीरो और फोर्स की अपनी कोई भी वैल्यू है तब भी वर्क जीरो होगा। लेकिन एक और कंडीशन करेंगे कि फोर्स की अपनी कोई वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट की भी अपनी कोई वैल्यू है, लेकिन फिर भी वर्क जीरो ही होगा। दैट मीन्स कि द वर्क विल बी द जीरो जूल्स। अब देखो कंडीशन क्या क्रिएट करेंगे उसका एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करने का ट्राई करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं कि अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा। जैसे मान लो कोई इंसान है, वो यहां पर काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी वॉल, फोर्स की इंटेंसिटी को काफी इंक्रीज करने के बाद भी जो ये वॉल है वो मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है वो ऑब्जेक्ट अपने ही जगह में स्टेबल है, स्टैग्नेंट है। तो क्योंकि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर, तो सिंपल सा अर्थ है इसका कि द वर्क विल बी सिंपली द जीरो वर्क। अब सेम एग्जांपल मैंने भी
अप्लाई किया था कि अगर इस स्मार्ट बोर्ड को मैं काफ़ी ज़्यादा जोर लगा भी देता हूँ तब भी ये जो बोर्ड है वो मूव करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो वो केस क्या है, वो 0 जूल्स का ही केस है कि जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई की मैंने इस बोर्ड के ऊपर, प्रैक्टिकली किसी वॉल के ऊपर, किसी बोर्ड के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जिसको आप हिला नहीं पा रहे हो, तो उस केस में सिर्फ 0 ही वर्क डन होगा। अब देखिए जो एग्जाम्पल है ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। अब हम कुछ स्टोरी की फॉर्म में एग्जाम्पल करने का ट्राई करेंगे, जिससे जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट, उसका प्रैक्टिकल यूज करना, उसको एक स्टोरी से रिलेट करना, ताकि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे माइंड में वो चीज़ रहे और हमें काफ़ी लंबे टाइम तक उसे रिकॉल कर पाए। तो एक और करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं रामायण से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब रामायण का युद्ध जस्ट होने ही वाला था तो उस टाइम पे अंगद को भेजा गया ताकि वो लंका में अपना विचार रख पाए, ताकि युद्ध को हम टाल सकें। लेकिन अंगद ने उनकी सभा में, रावण की सभा में एक चैलेंज रखा कि अगर कोई इंसान, आपकी सभा में कोई भी इंसान आपके अलावा अगर मेरे इस पैर को अपरूट कर दे, हिला दे, यहाँ से हटा दे, तो मैं आपकी पूरी बात मान जाऊंगा। लेकिन बड़े से बड़ा राक्षस आया, उसने जो मर्जी फोर्स लगाई, जितनी मर्जी ताकत लगा ली, उसने इसको मूव करने की, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, लेकिन जो मूवमेंट है अंगद के पैर की वो बिल्कुल भी नहीं हुई। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब जो वर्क होने वाला है तो वर्क भी होगा द 0 जूल्स। अब देखो एक नॉर्मल राक्षस की बात तो अलग है, जो उस टाइम का सबसे टॉप मोस्ट राक्षस की बात करें, इंद्रजीत, ऐसा राक्षस, ऐसा इंसान जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो, वो इंसान भी अंगद के इस पैर को अपरूट नहीं कर पाया। फोर्स लगाई उसने जितनी मर्जी ऊपर की तरफ इसको खींचने की, लेकिन अंगद का पैर जस्ट अपनी जमीन से स्थिर रहा, स्टैग्नेंट रहा, वहां से हिला नहीं। तो हम चेक कर पा रहे हैं क्योंकि इस केस में भी अगेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से जो वर्क होगा वो भी होगा फोर्स इंटू 0, सो दैट विल बी ओनली 0 जूल्स। तो दोनों ही केस में हम चेक करें कि द डिस्प्लेसमेंट was 0 एंड therefore द वर्क विल बी 0। अब जो मर्जी एग्जाम्पल चेक करें, चाहे एक इंसान था, चाहे 2 इंसान थे, उन्होंने जिस मर्जी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, कंबाइन फोर्स जिस मर्जी डायरेक्शन में लगी, लेकिन कोई भी इंसान अंगद के उस पैर को अपरूट नहीं कर पाया, वहां से हिला नहीं पाया। तो ये भी एग्जाम्पल है जस्ट 0 जूल्स ऑफ वर्क डन का। अब देखिए एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं महाभारत से। तो हुआ यूं था कि श्री कृष्ण को ये लगा पता कि जो भीम है उन्हें काफी घमंड हो गया है अपनी पावर का, वो जहां भी जाएंगे कोई ना कोई चीज को फेंक पे, रगड़ के, तोड़ के ही आएंगे। अगर जंगल में जाएंगे तो पेड़ों को तोड़ मरोड़ के फेंक के आएंगे, कहीं भी जाएंगे किसी राक्षस को बिना मतलब का मार के आ जाएंगे वो। तो श्री कृष्ण को ये महसूस हुआ कि जो भीम है उसका घमंड को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने सेवक, अपने सबसे अच्छे सेवक हनुमान जी को भेजा भीम का घमंड तोड़ने के लिए। अब देखिए जो हनुमान जी हैं वो रामायण में भी हैं और महाभारत में भी हैं। तो हुआ यूं कि भीम के सामने रखा गया एक निर्बल सा जानवर, एक निर्बल सा, एक कमजोर सा बंदर, जो कि एक्चुअल में हनुमान जी ही थे। वो इस तरह से आए थे ताकि भीम को लगे कि ये कोई भी साधारण सा बंदर है, कोई बूढ़ा सा बंदर है। तो हुआ यूं कि अब देखिए मैंने तो भीम की पिक्चर पिक की थी, ये हल्क अंकल पता नहीं कहां से आ गए हैं, चेंज करते हैं इसको एक सेकंड। तो हनुमान जी को भेजा गया भीम का घमंड तोड़ने के लिए, अहंकार, ईगो तोड़ने के लिए। तो हुआ क्यों, जिस रास्ते से जो भीम है वो जा रहे थे, वहां पर जो हनुमान है एक बूढ़े बंदर के, एक बूढ़े बानर के रूप में लेट गए। अब क्योंकि जो उनकी पूंछ थी वो रास्ते को कवर की थी, और भीम जब वहां से पास करने लगे, वहां से निकलने लगे, तो उनको दिखा कि एक बूढ़ा सा बंदर है जो मेरे रास्ते में लेटा हुआ है। तो उन्होंने उस बंदर को कहा कि ए बंदर, तू यहां से निकल जा, यहां से हट जा, मुझे इस रास्ते को पार करना है। तो अब हनुमान जी ने काफी
आराम से कहा कि क्योंकि मैं एक बूढ़ा बंदर हूं और मुझ में इतनी ताकत है ही नहीं कि मैं यहां से उठ के कहीं जा पाऊं, तो तुम एक काम करो, तुम अपने ही हाथों से मेरी पूंछ को यहां से हटा दो और रास्ता क्रॉस कर लो। तो एक्चुअल में हुआ क्या, अब क्योंकि भीम को काफी घमंड था, अपनी पावर के ऊपर अहंकार था उनको, तो उन्होंने फोर्स लगाई उसको ऊपर खींचने के लिए, ताकि जो पूंछ है उस बूढ़े से बंदर की, उसको हिला के हटा के मैं साइड में कर दूं, ताकि मेरे लिए जो पाथ है वो क्लियर हो जाए। अब भीमसेन एक हाथ से, दो हाथ से पूरा उन्होंने जोर लगा लिया। 10,000 हाथियों के बल वाला एक भीम, उसने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी वो उस सिंपल सी पूंछ को वहां से हिला तक नहीं पाया। अब क्योंकि इस केस में जो फोर्स है, जो भीमसेन है, जो फोर्स है उसे ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण, डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से इस केस में भी जो वर्क हमें मिलने वाला है, सो दैट विल बी 0 जूल्स ओनली। अब देखिए, एग्जाम्पल तो अलग जगह, जो चीज हमें सीखने को मिलती है यहां से कि कभी भी हमें अपनी पावर पर, अपनी फोर्स पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इंसान है, कोई ना कोई पावर है जो हमसे कहीं ना कहीं काफी ऊंची है। तो जब लास्ट में बताया इन्होंने, हनुमान जी ने, कि मेरी पहचान क्या है और मैं ही हनुमान हूं, तब जाके भीमसेन का जो अहंकार है वो टूटा। तो देखिए, ये भी एक 0 जूल्स का ही एक एग्जाम्पल है, 0 जूल वर्क का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो नहीं हो पाई। फोर्स चाहे जितनी मर्जी हो, चाहे 10,000 हाथियों की ही का जोर ही क्यों ना हो, फिर भी द वर्क डन इज टोटली 0 जूल्स। देखिए, मेरा काफी इंटरेस्ट है रामायण और महाभारत में, तो जो भी एग्जाम्पल मैं पिक करने वाला हूं, तो मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं वहीं से पिक करूंगा, रामायण और महाभारत से, या किसी और स्टोरी से जो हमारे एंशिएंट पास्ट को दिखाती है। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है इस चैनल को बनाने का, वो ये है कि ना सिर्फ साइंस के, मैथ के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप तक पहुंचा पाऊं एक सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम्पल्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, लेकिन साथ में एक औचित्य ये भी है कि जो भी हमारे एंशिएंट पास्ट में हुआ है किसी स्टोरी में, या फिर जो एपिक्स में, महाभारत में, रामायण में, जो महाकाव्य है हमारे, उसमें लिखा गया है, उसमें जो सीख है, जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें कोई काम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो एग्जाम्पल मैं पिक करने वाला हूं। तो यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल सीता जी के स्वयंवर का। तो हुआ यूं था कि एक चैलेंज दिया गया था आसपास के जितने भी राजा हैं, किंग हैं, या दूर से भी कोई किंग है, उनको, कि जो इंसान भगवान श्री शंकर का ये धनुष है उसे उठा सके, मूव कर पाए, उसी इंसान को हक होगा कि वो सीता जी से शादी कर पाए। तो बेसिकली बात ये थी कि बड़े से बड़ा किंग, बड़े से बड़ा बाहुबली वहां पर आया, उसने ट्राई किया इस धनुष को उठाने का। इन सब में लंका का राजा रावण भी था। तो रावण में यह अहंकार था, कोई मामूली सा धनुष उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लेकिन जितने भी राजा आए वहां पर रावण को मिला के, वो ये काम नहीं कर पाए। उन्होंने काफी फोर्स लगाई, काफी जोर लगाया इसको मूव करने का, ऊपर को मूव करने का, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर धनुष को वो अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी थी 0 मीटर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गई, तो वर्क भी हमें 0 जूल्स का ही मिलने वाला है परफेक्टली। अब बाकी केस में तो ये 0 वर्क का एग्जाम्पल ही था, लेकिन जब राम आए तो उन्होंने भी फोर्स लगाई। अब उनकी फोर्स इतनी हाई थी कि उन्होंने जस्ट उसे एक हाथ से ऊपर उठाया ही था, और इतनी फोर्स की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो धनुष था वो बीच से ब्रेक कर गया, टूट गया। अब इस केस में जो एग्जाम्पल है राम जी के केस में, वो है द पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स ऊपर को है, जो धनुष है वो टूटने के बाद या फिर साथ में वो ऊपर की तरफ ही गया। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक ही तरफ है, तो
इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। लेकिन बाकी जो भी केस करें हम रावण को मान के या बाकी किसी और किंग को मान के, वो सारे केस थे द जीरो वर्क वाले। अब देखिए ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब बात ये भी है कि यहाँ पर हजारों किंग आए थे, लेकिन जो बेइज्जती हुई वो हुई सिर्फ रावण की। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले ही रावण ने काफ़ी ढिंढोरा पीट दिया था कि ये मामूली सा एक धनुष है जिसको उठा के मैं ऐसे ही आराम से फेंक दूंगा। अब देखो, आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितने मर्जी आपने काम किए हैं पास्ट में, हमें कभी भी अपनी ताकत का बिल्कुल अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये काम डिफिकल्ट था, शंकर जी का धनुष है, उसको उठा पाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। अब कोई भी इस टास्क को आराम से कर तो पाएगा नहीं, लेकिन सिर्फ बेइज्जती रावण की ही हुई, क्योंकि अहंकार बस उसने ये बोल दिया कि ये काम बिल्कुल मामूली सा है और ढिंढोरा पीट दिया कि ये काम तो मैं आराम से ही कर लूँगा। अब देखो, जो मॉडर्न टाइम में जो ये सेम एग्जाम्पल है, जो सेम मेंटेलिटी है, वो किसकी है? वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। तो बेसिकली हुआ ये है कि जब भी लड़ाई लगी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में या किसी भी कंट्री की पाकिस्तान के बीच में, तो ढिंढोरा पीटा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि हम आराम से इंडिया को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखो, पावर उनके पास है नहीं, ये तो फिर भी रावण थे, इतने महान किंग थे, इतने महान पावरफुल इंसान थे, तो इन्होंने अहंकार किया, इनका अहंकार नहीं टिका, 10 सर वाले इंसान का अहंकार नहीं टिका। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से हम कंपटीशन करें। अब किस मामले में? हम कंपटीशन करें एजुकेशन में, हम कंपटीशन करें हेल्थ में, हम कंपटीशन करें ओलंपिक्स में, हम हर एक फील्ड में कंपटीशन करें जहां पर एक इंसान की, एक कंट्री की ग्रोथ होती है, ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान का कंपीट करने का बस एक ही क्राइटेरिया है कि हम क्या करें कि इसकी ज़मीन को हथिया लें। तो अब सेम बात हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी। तो हुआ यूं था कि जो अमेरिका है उसने सप्लाई किया था हथियार किसको? पाकिस्तान को, ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई कर पाए। अब देखो, बात इतनी सी है कि अगर मुझे विराट कोहली का बैट मिल जाए तो मैं विराट कोहली की तरह अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाऊंगा। तो सेम बात थी उस केस में। अब पाकिस्तान को बेस्ट हथियार तो मिल गए, एक अच्छे टैंकर मिल गए, लेकिन उसका यूज़ करना उन्हें आता था नहीं। तो जब वो इंडिया से हारे तो अपनी जान बचाने के लिए तो भाग गए वो, लेकिन जो पूरे टैंक थे वो वैसे के वैसे छोड़ गए। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि अहंकार तो 10 सर वाले इंसान का भी नहीं टिका, हमारा तो फिर एक ही सर है। देखिए, अब एक और करते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को उठाया और उसको बस उठा के रखा हुआ है ऐसे, अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मैंने बस उठा के रखा है, या तो अपने हाथ में या सर में, जहां मर्जी, और मैं इसको लेके मूव नहीं कर रहा हूं। अब चाहे मेरी जितनी मर्जी फोर्स लग रही है इसे होल्ड करने में, उठाने में, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, तो वो फोर्स मैं अप्लाई तो कर रहा हूं इसमें, इसको स्टिल रखने के लिए। अब क्योंकि इस केस में भी क्या है, जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा ही स्टेबल है। इसे यहाँ खड़े रख के, स्टेबल रख के, अगर मैं जितना मर्जी देर यहाँ खड़ा रहूँ, 1 दिन, 1 साल, 1 डेकेड, तब भी ये जो वर्क होगा वो 0 जूल्स का ही होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट मेरे हाथ में है, मैं इसको लेके मूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। यहाँ चेक करते हैं कि अगर कोई इंसान है, किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टेबल रख के यहाँ पर जस्ट उसने पिक किया हुआ है, चाहे वो डंबल का ही एग्जांपल क्यों ना ले जाए, कि उसने डंबल पकड़ा हुआ है या कोई वेट लिफ्टिंग का कोई चीज़ उठाई हुई है, तो उसने जस्ट उसे होल्ड किया हुआ है। अब क्योंकि होल्ड करने की वजह से इसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। अब जब मूवमेंट नहीं हुई तो दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0 मीटर। तो हमारे हिसाब से हमने जो मर्जी काम किया, जितना मर्जी भारी सामान उठाया, सिलेंडर उठा दिया, लेकिन उस केस में भी जो वर्क हमें मिलने वाला है दैट विल बी ऑलवेज 0 जूल। अब देखिए, ये जो सारे एग्जाम्पल थे वो बस थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो क्या कंडीशन बनेगी, लेकिन अगर बाई चांस अगर फोर्स 0 बन जाए तो वो केस लेते हैं कि अगर फोर्स ही 0 है, कोई फोर्स है, मैं जस्ट उसे टच करके रखा हूं और उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलने वाली है, अगर फोर्स ही 0 हो, 0 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर।
तो जो लास्ट में वर्क मिलने वाला है तो वो भी तो 0 जूल्स का ही होगा। अब देखिए इसके लिए एक और एग्जांपल भी करते हैं कि जब ना ही फोर्स और ना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्क है वो 0 है। अब ये कैसे पॉसिबल है? हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन की थी, समझा था वर्क को, सो वर्क वॉज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन कौन सी वाली है? डॉट वाली। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वॉज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब देखिए, क्योंकि यहां पर कोस थीटा आ गया है, अगेन अगर आपको कोस थीटा की नॉलेज नहीं है तो पहले का वीडियो लेवल ओ देखें ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस चीज की। तो कोस था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो कोस की वैल्यू है, लेकिन इस थीटा मतलब कि जो एंगल है उसका भी काफी मेन रोल है। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो होती है 0, कब? जब थीटा हो 90 डिग्रीज। अब देखो, इसको एज्यूम करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब बेस की अपनी कोई वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी अपनी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की बात है, पर हम इस पॉइंट पे इसके बारे में कंसर्न नहीं है, तो हम बस बेस और हाइपोटेन्यूज की ही बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर एंगल 90 हो, देखो ये एंगल तो 90 है ही पहले से, अगर ये एंगल भी 90 बन जाए किसी तरह से, तो जो ट्राइंगल बनने वाली है वो बस इस तरह से बनेगी। जो फर्स्ट एंगल 90 है और जो सेकंड एंगल 90 है और ये एंगल 0 होगा। अब देखिए, क्योंकि जो बेस है और बेस की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बेस है आपका 0 मीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो मर्जी हो, कोई भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का मुझे निकालना है रेशो, तो 0 अपॉन समथिंग, अब इसमें हाइपोटेन्यूज की जो मर्जी वैल्यू हो, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0 ओनली। तो दैट मीन्स कि कोस थीटा विल बी 0 एट 90 डिग्री। अब देखो, इसको समझने का तरीका एक और भी है कि अगर कोई इंसान है और कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जस्ट यहां पर ऊपर खड़ा है, अब इसने जो मर्जी ऑब्जेक्ट, जितना मर्जी भारी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है और वो इस ऑब्जेक्ट को लेकर यहां से वहां मूव करे, उसने चाहे जितने मर्जी डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसकी वो है ऊपर की तरफ। अब फोर्स लगाई उसने ऊपर की डायरेक्शन में और जो मूवमेंट है उसकी वो है एक फ्लैट, एक एक्स एक्सिस में उस तरफ पे। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज। तो जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने सर पे उठा के जितना मर्जी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करूं, तो लास्ट में जो वर्क मुझे मिलने वाला है, तो वर्क विल बी सिंपल द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट एंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। इन दिस केस द थीटा इज 90, तो 90 का एंगल इस केस में बना हुआ है, तो दैट विल बी 0 ओनली। क्योंकि कोस की वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो मर्जी हो, 0 टाइम्स समथिंग विल बी 0 ओनली। तो वर्क आपके पास बस 0 जूल्स का ही मिलेगा। तो ये काफी यूनिक एग्जांपल है, क्योंकि इस केस में ना ही फोर्स और ना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्क है वो 0 ही है। देखिए, मैंने बात की नेगेटिव वर्क की, 0 वर्क की, लेकिन पॉजिटिव वर्क की बात मैं कम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो काफी आसान है। हम अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में काफी एग्जाम्पल चेक कर पाएंगे जिसमें एक्चुअल में क्या है कि जो वर्क है वो पॉजिटिव ही है। कोई पिक किया मैंने ऑब्जेक्ट और उसमें कोई फोर्स लगाई, तो पिक करने के बाद में, फोर्स लगाने के बाद में, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, तो द वर्क विल बी 0। अगर मैं सामने की तरफ फेंकूं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये सामने की तरफ ही जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये सिंपल एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क का। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जांपल हम चेक कर पाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव वर्क था डिफिकल्ट, 0 था वर्क डिफिकल्ट, तो उसके मैंने काफी एग्जांपल पिक किए। अब पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल मैं पिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि काफी एग्जांपल उसके ऑलरेडी हैं। हम जो भी सोचेंगे, जहां भी हमने फोर्स लगाई और अगर सेम डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो गया, तो वो होगा पॉजिटिव वर्क। अब देखो, जो मेन अप्रोच मेरी इस वीडियो की थी वो थी कि नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और 0 वर्क के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो समझा पाऊं आपको, ताकि जो क्लैरिटी है इस टॉपिक की वो काफी सही बन जाए आपके दिमाग में। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं
एग्जाम्पल लूंगा ऐसे जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों वर्क होंगे। तो चेक करते हैं वो एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं विराट कोहली का। अगर जो बॉलर है उसने बॉल की और बॉल डिप करने के बाद में बैट को स्ट्राइक करी बिल्कुल सेंटर ऑफ द बैट, और जो विराट कोहली है वो ट्राई कर रहा है कि एक स्ट्रेट ड्राइव खेलूं मैं, और यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद में जो फोर्स है वो अगेन सेम उसी डायरेक्शन में चले गई। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो है इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रही है। दैट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई वर्क तो मुझे मिलने वाला है। तो द वर्क विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, जो वर्क विल बी पॉजिटिव ओनली। लेकिन अगर सेम एग्जांपल में ऐसा नहीं हुआ, दैट मीन्स कि विराट कोहली ने जो शॉट खेला उसकी वजह से जो बॉल है वो सेंटर ऑफ द बैट हिट नहीं गई, और जो बॉल है वो डायरेक्टली स्ट्रेट ड्राइव में, स्ट्रेट वे में नहीं गई, बल्कि एज लेके चले गई पीछे। तो उस केस में क्या होने वाला है, अगर ये बॉल सेंटर में हिट ना करके वो एज में हिट करी और इसकी वजह से जो बॉल है एट लास्ट वो विकेट के पीछे चले गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि जो फोर्स है वो सामने की तरफ है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई है वो है उसके अगेंस्ट, उसकी उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो दैट मीन्स कि जो वर्क होने वाला है, अब क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी है तो वर्क विल बी नेगेटिव ओनली। तो नेगेटिव ही वर्क उसने किया। अगर बॉल स्ट्रेट गई तो पॉजिटिव वर्क, एज लेके चले गए पीछे तो नेगेटिव वर्क। अगर बॉल हिट की यहाँ पर और इसके टो में हिट की, या फिर जो फोर्स है वो काफ़ी कम है उस बॉल की तरफ, तो जो ये बॉल है वो डिप कर जाएगी और यहीं की यहीं रह जाएगी। अब देखिए जो फोर्स है वो है सामने की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उस बॉल की आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट विल बी जीरो। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 मीटर की। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो मर्जी है लेकिन जो फोर्स है उसकी अपनी वैल्यू है, तो वर्क तो लास्ट में जो हमें मिलने वाला है तो दैट विल बी 0 जूल्स ओनली। तो हमने सेम क्राइटेरिया में, सेम पिक्चर में चेक किया कि अगर फोर्स लगाई सामने की तरफ और जो बॉल है उसने हिट किया सेंटर ऑफ द बैट और अच्छा शॉट था और वो सामने की तरफ बॉल चली गई तो पॉजिटिव वर्क। अगर बाई चांस बॉल में थोड़ी मूवमेंट हुई और एज लेके वो विकेट के पीछे चलेगी तो दैट मीन्स कि दैट इज नेगेटिव वर्क। और लास्ट में अगर जस्ट बॉल उसने स्ट्राइक करने के बाद में जस्ट एक डिप कर गई, अपने ही जगह में स्टेबल रही, स्टैग्नेंट रही, तो उस केस में द वर्क विल बी 0 जूल्स। और हमने नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों का एग्जाम्पल कर लिया। अब एक और कोई क्राइटेरिया, एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं। देखिए एक और करते हैं एग्जाम्पल। तो इस केस में क्या है, हमने एग्जाम्पल पिक किया है द टग ऑफ वॉर्स का। तो अगर 2 टीमें हैं, द बॉयज टीम एंड द गर्ल्स टीम। अब बात इतनी सी है कि अगर जो बॉयज टीम है अगर वो जीत जाएगी इस गेम को, दैट मीन्स कि अब देखो बॉयज टीम ने जो फोर्स अप्लाई की वो थी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ में। और अगर बाई चांस ये टीम जीतती है तो जो मूवमेंट है वो भी होगी पीछे को। दैट मीन्स कि फोर्स के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पीछे की तरफ ही है। अब अगर बॉयज टीम जीती तो उस केस में था पॉजिटिव वर्क बॉयज के लिए। अब देखो सेम केस में क्या है कि अगर बॉयज टीम ने फोर्स लगाई यहां को तो सेम टाइम पे गर्ल्स टीम भी तो पीछे की तरफ ही फोर्स लगा रही है। अब क्योंकि इनकी फोर्स गर्ल्स टीम की पीछे की तरफ है, लेकिन जो बॉयज टीम की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और बॉयज टीम जीत गई, तो इस केस में जो गर्ल्स टीम है उसने नेगेटिव वर्क किया, क्योंकि गर्ल्स टीम के लिए जो फोर्स है पीछे को है, लेकिन जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो सामने की तरफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो दैट मीन्स कि ये है एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल गर्ल्स के लिए और पॉजिटिव बॉयज के लिए। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज करें, अगर कंडीशन चेंज करने के बाद में क्या हुआ कि जो गर्ल्स टीम है अगर बाई चांस वो जीत गई तो उस केस में क्या कंडीशन बनने वाली है और कौन किस टीम के लिए पॉजिटिव होगा वर्क और किस लिए नेगेटिव होगा। तो अगर बाई चांस गर्ल्स ने पीछे की तरफ फोर्स को अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की इस बॉयज टीम की वो भी पीछे की तरफ ही है, गर्ल्स की तरफ में है, दैट मीन्स कि फोर्स के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है
वो भी एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये है पॉजिटिव वर्क फॉर गर्ल्स। लेकिन सेम टाइम पे बॉयज की टीम की जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्योंकि इस केस में जो मूवमेंट और जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, उल्टी है, तो इस केस में जो वर्क होने वाला है वो भी होगा द नेगेटिव वर्क, इसमें पॉजिटिव वर्क। और लास्ट केस में कि अगर द मैच जो मैच है वो हो गया ड्रॉ, तो उस केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही जगह बने रहेंगे। दैट मीन्स कि इनकी फोर्स इस डायरेक्शन में, उनकी फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, वो अपनी ही जगह में स्टेबल है और वो मूव नहीं कर पा रही है। अब क्योंकि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने की वजह से सिंपल सी बात है कि जो वर्क होगा वो भी होगा फोर्स इंटू जीरो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट विल बी एट लास्ट 0 जूल्स ओनली। अगर मेरे पास कुछ वेट लिफ्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ है और अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, तो अगर वो फोर्स जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की हुई वो, तो दैट मीन्स इट इज द पॉजिटिव वर्क। अगर बाई चांस मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेल रहा हूं लेकिन मेरी फोर्स इतनी नहीं है कि मैं इसको ऊपर धकेल पाऊं और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे हाथ से नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि फोर्स लगाई मैंने ऊपर को लेकिन जो मूवमेंट है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो होगी नीचे को, तो दैट मीन्स कि इस केस में भी जो वर्क है वो है नेगेटिव वर्क। अब लास्ट केस में क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं जस्ट ऐसे उठाकर अपने पास रखूं, ना इसे ऊपर को ना नीचे को मूव करूं। अब देखिए फोर्स तो मेरी लग रही है इसे होल्ड करने के लिए, लेकिन क्या वो फोर्स काफी है इसको मूव करने के लिए? नहीं। अब क्योंकि इस केस में जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बस एक स्टेबल अपनी जगह में बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि इस केस में जो वर्क हुआ वो 0 जूल्स हुआ। अब रिपीट करते हैं कि अगर फोर्स लगाई ऊपर को और जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर को मूव किया, तो दैट मीन्स कि वो था पॉजिटिव वर्क। फोर्स लगाई ऊपर को लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे को गया, तो दैट मीन्स कि इट इज नेगेटिव वर्क। अब फोर्स लगाई मैंने ऊपर को लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही जगह में स्थिर स्टैग्नेंट रहा, तो उस केस में द वर्क इज 0 जूल्स। तो ये सब एग्जाम्पल थे कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के बीच में हम जो डिफरेंस है उसे क्लियर करें, उसे आराम से समझें और कोई भी डाउट ना बचे हमारे मन में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वर्क के बारे में और डिटेल में। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।